ओके। जी, आवाज़ आ रही है ना आपको? यस मैम। कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, डीएनए, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। ठीक है, हमने इसमें इसके तमाम पार्ट्स देखे, कैसे इसमें इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पायरिप्यूरिन्स क्या हैं, पायरिमिडीन्स, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर हमने देखा, डबल रिंग प्यूरिन्स एंड सिंगल रिंग पायरिमिडीन एंड हाउ दे आर अटैच विद ईच अदर। आज इसी से ही रेलेवेंट अगला जो है कॉन्सेप्ट है, दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी कि वाटसन एंड क्रिक ने क्या मॉडल दिया डीएनए के हवाले से ही। मतलब अभी तक तो जो बातें आपने फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, ये बिल्कुल ये मिशर का ये काम था, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद एरविन चेलग्रफ ने जो इसके ये बताया कि इसका साइज क्या है, बल्कि ये रोजलिन फ्रैंकलिन ने इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द डीएनए देखा। आज जो हमने पढ़ना है वो दो साइंटिस्ट का काम है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल के 1953 में ये दो साइंटिस्ट थे, टू यंग रिसर्चर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। दे क्विकली वर्कड आउट अ लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल के। उन्होंने फिर उसके बाद डीएनए के ही स्ट्रक्चर पर काम किया फर्दर और देखा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखा कि ये डबल स्ट्रैंड का हेलिक, जैसे ना ऐसे राउंड राउंड फॉर्म में हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है ये। तो विच वी नाउ नो वाज सब्सटेंशियली करेक्ट, मतलब हमें अब ये लगता है कि ये सबसे ज़्यादा एक अच्छा मॉडल है और ये परफेक्ट मॉडल है, सही तरीके से उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया। अच्छा, उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट द मॉलिक्यूल इज सिंपल डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में ये ऐसे ये हेलिक्स बनाता है विद द बेसिस ऑफ टू स्ट्रैंड्स पॉइंटेड इनवर्ड टूवर्ड ईच अदर फॉर्मिंग बेस पेयर। एक दूसरे की तरफ ये ऐसे देखिए, जैसे ना ये पॉइंट एक दूसरे के दोनों जो है ना हेलिक्स है, एक दूसरे की तरफ अंदर की तरफ ये मुड़ जाती हैं और ये बेस पेयर्स में इनके दरम्यान में हमने जो देखा था ना एडनिन, हमने कल देखा था कि टी के साथ ए जुड़ा हुआ है हमेशा, थायमिन एडनिन से जुड़ा हुआ होता है और सी जी से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये सारे बेस पेयर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये दरमियान में बेस पेयर्स बना रहे होते हैं, इस तरीके से बेस पेयर बनते हैं। सो पेयर का मतलब ये यहीं पर जो हमने कल देखा था कि एडनिन थायमिन और साइटोसिन गार्निन से ये मिला हुए होते हैं। So in their model, base pairs always consist of purines, जो हमने कल देखा था, double ring, which are large, pointing toward pyrimidine। जैसे ये देख लेना कि एडनिन हमने कल प्यूरिन्स में पढ़ा था। ठीक है, तो ये पायरिमिडीन थायमिन की तरफ साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है और ये उसी के साथ ही ऐसे देखें आपस में ये झुके हुए हैं, मुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये जो हमने कल देखा था ग्वानिन, ग्वानिन प्यूरिन में है, तो ये साइटोसिन के साथ जो कि हमारे पायरिमिडीन में है, इसने इसके साथ ये बॉन्डिंग बनाई हुई है। तो बेस पेयर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन्स विच आर लार्ज पॉइंटिंग टूवर्ड पायरिमिडीन, यानी कि प्यूरिन और प्यूरिन आपस में ये एक दूसरे की तरफ इन्होंने पॉइंट यानी कि लाइन से जुड़े हुए हैं। और pyrimidines आर स्मॉल कीपिंग द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल अ कांस्टेंट ऑफ 2 नैनोमीटर, यानी कि आप अगर पूरे मॉलिक्यूल का डायमीटर देख लें इस जगह पर, इस जगह पर, मतलब मैक्सिमम जो डायमीटर है दिस इज एट ऑल द प्लेस 2 नैनोमीटर। ठीक है, मैं आपको दोबारा से प्यूरिन प्यूरिमिडीन का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। प्यूरिन्स आर लार्ज डबल रिंग है और पायरिमिडीन्स आर स्मॉल और सिंगल रिंग है। प्यूरिन्स में एडनिन ग्वानिन आ जाते हैं और पायरिमिडीन्स में साइटोसिन यूरासिल और थायमिन आ जाते हैं। और ये इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से थ्रू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड है पीओसी, पीओसी, तो इस तरीके से डाई ईस्टर, दो ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं फास्फो, मतलब एक फॉस्फेट में दरमियान में होता है, इसलिए तमाम के तमाम न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर आप इसी को ही अगले डायग्राम में देख लें, आपको यहाँ पर ये नजर आएगा कि तमाम के तमाम, जैसे आप ये देख लें, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं यहाँ पर इसको यूं हाईलाइट करूं तो ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे यूं, और यानी कि उसमें यूं एक फास्फेट, एक राइबोज शुगर और एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बना देता है। इसी तरीके से फिर एक ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है ऐसे। ठीक है, एक नाइट्रोजनियस बेस, एक राइबोज शुगर, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, एक राइबोज शुगर, एक फास्फेट। तो यूं यहाँ पर देखें, ये फास्फेट इससे भी जुड़ा है, ये फास्फेट इससे भी जुड़ा है, ये फास्फेट पीओसी, पीओसी, ठीक है, फिर पीओसी, फिर पीओसी, तो तमाम के तमाम न्यूक्लियोटाइड आपस में इस तरीके से ये जुड़े हुए होते हैं और ये लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड की एक पूरी लेंथ पूरी जनरेट होती है।
So because hydrogen bond exists between the bases in a base pair, मतलब अब ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, T और A आपस में कैसे कनेक्टेड है, C और G कैसे कनेक्टेड है, तो ये विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो T और A है इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, और जो C और G है इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। आपको ये लाइन नजर आ रही है, यहाँ पर ये 3 पॉइंटेड है, ठीक है। T और A के दरमियान ये 2 पॉइंट्स है। जहां पर भी आपको C और G नजर आएगा वो 3 पॉइंट्स है, T और A के दरमियान 2 पॉइंट्स है। यहाँ पर ये 3 लाइंस है, ये यहाँ पर 2 ऐसे ही है ना, 2, ये फिर 2, ठीक है, ये फिर 3, तो C और G के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो इस वजह से ये बड़ा स्टेबलाइज्ड यानी कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, कंपोज्ड ऑफ 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, वन चेन रनिंग 3 to 5 एंड अदर 5 to 3। अच्छा, ये 3 to 5 और 5 to 3 का क्या फर्क है वो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि वो कहते हैं कि जो हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है ना, यूं मतलब ये एक यूं ऐसे आ रहा होता है, ठीक है, और इस तरीके से, और जो दूसरा होता है वो यूं, अच्छा, दूसरा यूं उसी के साथ ही यूं ऐसे उसी के ऊपर ऐसे, तो एक का ऊपर, जैसे मैंने आपसे ये कहा ना कि 3 पोजीशन पर आप यहाँ पर आपने इन पॉइंट्स के साथ आपने हिसाब लगाना है कि 1 2 3 4 5 ऊपर है, ठीक है, और इसका 3 नीचे है। तो जो इसके दूसरा अपोजिट जो यहाँ पर स्ट्रैंड होगा उसके ऊपर जो होगा वो 3 पॉइंट रहेगा और 5 नीचे होगा, ठीक है, यानी कि दो उल्टी चलेंगी। अगर इसका 5 पोजीशन ऊपर आ रही है तो इसी को आप अगर इन्वर्ट कर लें तो इसी की 3 पोजीशन ऊपर आएगी। समझ आ रही है ना आपको ये बात, या नहीं आ रही जी? यस अलीशा मैम। आ रही है, मतलब एक 3 to 5 चलता है और एक दूसरा 5 to 3 चलेगा। सो द बेस पेयर्स आर प्लानर, ये फ्लैट हैं, एंड स्टैक 3.34 नैनोमीटर अपार्ट एज रिजल्ट ऑफ हाइपरफोबिक इंटरेक्शन कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि थोड़ा सा फिर ये ना, जैसे हाइपरफोबिक, आपको पता है ना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, फोबिक जो थोड़ा सा इनको दूर धकेलते हैं, तो इनके दूर धकेलने की वजह से भी इनका जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर अपार्ट भी हो सकता होता है। ये देख रहे हैं आप, ये इनका हाइपरफोबिक या 0.34, यानी कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये 0.34 नैनोमीटर का ये डिस्टेंस है बेस पेयर्स का, ठीक है। यानी कि बेस पेयर्स का आपस में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का आपस में क्या कितना डिस्टेंस है। अब देखिए ना, ये 3 तरह की रीडिंग्स हैं। एक तो इनका अपना कितना है ये डायमीटर, फिर टर्न कितना है, इस पूरे हेलिक्स का टर्न कितने लेता है 3.4 नैनोमीटर अपार्ट, फिर ये नाइट्रोजनस बेसिस का आपस में डिस्टेंस कितना है ये 0.34, इनकी बहुत थोड़ा है 0.34 नैनोमीटर अपार्ट। अच्छा, इन द डबल हेलिक्स एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमीन, फिर ये वही बात है जो भी मैंने आपको बताई है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमीन, व्हाइल गुआनिन फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। ठीक होगी बात ये वाली, क्लियर है? यस मैम। ओके, फिर ये कहते हैं एडेनिन विल नॉट फॉर्म प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन, मतलब अब जो एडेनिन ने थायमीन से ही बनाना है तो वो साइटोसिन से नहीं बनाएगा, एडेनिन हमेशा थायामीन से ही ये बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बनाएगा, सी से बनाएगा, ठीक है, जी का हमेशा सी से बनेगा, इट विल नॉट फॉर्म विद थायामीन। Consequently, adenine and thymine will always occur in the same proportion in any DNA molecule, ठीक है, क्योंकि एडनिन ने हमेशा टी से बॉन्डिंग करनी है ना, ठीक है, तो फिर जितना ए होगा उतना ही टी होगा, इसी तरीके से जितना जी होगा उतना ही सी होगा, पेयर, क्योंकि इनका आपस में पेयर जो बना हुआ है ना, ठीक है, मतलब इसका होना इसके होने के लिए जरूरी है, जी का सी के लिए होना बहुत जरूरी, इसीलिए ही फिर जितना जी है उतना ही सी है। ये बात क्लियर है, समझ आ गई सबको ये बात? यस ओके, मैम। नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए रेप्लिकेशन। बड़ा आसान टॉपिक है कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट कैसे करता है। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि माइटोसिस में आपने जब पढ़ा था कि इन्हीं का ही सब यूनिट्स का नंबर डबल हो जाता है, डीएनए की क्वांटिटी डबल होती है माइटोसिस में, यानी कि आपने अब उसके अगले फेज पढ़े थे। एक आपने इंटरफेज पढ़ा था पहले, जिसको आपने कहा था कि एक तरह से ये रेस्टिंग फेज होता है, लेकिन मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी का ये पॉइंट, ये जो फेज है,
इसके बाद इसके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं कि जिसमें डीएनए का या क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, पहले आपने कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था, फिर आपने साइटोकाइनेसिस पढ़ा था। तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि डीएनए की डिवीजन, डीएनए की डुप्लीकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेट करता कैसे है, आज हमने ये चीज पढ़नी है कि कैसे डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए एक से 2 उसके पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये 3 तरह की हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि 3 तरह के मॉडल हैं। एक मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। दूसरा जो है दूसरा वाला है जी कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव मॉडल आ गया। और जो थर्ड मॉडल है वो जिसमें ये कहता है कि ये डिस्पर्सिव, ठीक है, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर मिक्स होता है, ये वाला, ये डिस्पर्सिव मॉडल है। 3 मॉडल हैं, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है, और थर्ड मॉडल कहता है डिस्पर्सिव मॉडल। नाम से जाहिर हो रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि जैसे एक ऐसा मॉडल कि जिसमें हाफ जो एक डीएनए का जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अच्छा, डीएनए के टाइम पर नॉर्मली होता क्या है, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और उन दोनों के स्ट्रैंड्स के आगे, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में ये पढ़ा ना, ये जिसकी डायग्राम देखी ये वाला, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। तो क्या होता है कि टी के आगे ये अब दोनों सेपरेट हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये सामने नजर आने लग पड़े ए सी टी जी। अब क्या होगा कि एक एक करके न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे, इनके साथ आके अटैच होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यूं ये दोनों, ये सिंगल स्ट्रैंड डबल बन जाएगा और फिर ये वाला भी जो सिंगल है ये भी डबल बन जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक से एक डीएनए से डबल डीएनए बन गए, ठीक है। जैसे कि चलो मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि ये डबल स्ट्रैंड है ना, तो ये दोनों पार्ट्स हो गए यूं सेपरेट हो गए, सही। तो इसके आगे यूं एक एक आके न्यूक्लियोटाइड लगेगा, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगेगा, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड लगेगा, फिर चौथा। इसी तरीके से इसके आगे भी एक न्यूक्लियोटाइड लगेगा, यूं दूसरा भी लग जाएगा, तीसरा भी लग जाएगा और यूं इसके आगे चौथा। तो इस तरीके से एक ने दोनों पहले स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया, फिर नए नए न्यूक्लियोटाइड आए और यूं ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स की मतलब 2 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स फिर आपस में यूं कर लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं और ये पूरा जुड़ जाता है, ठीक होगी बात। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि हाफ लाइन तो वही है ना, हाफ स्ट्रैंड तो वही है जो पिछले डीएनए का है। तो इस वाले में भी डीएनए में भी हाफ स्ट्रैंड वही है जो पिछले डीएनए वाले का था। इसका मतलब ये कि सेमी कंजर्वेटिव में हाफ जो है वो डीएनए पिछले वाले का ही पार्ट है, हाफ नया बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो कंजर्वेटिव मॉडल है वो ये कहता है कि जो पेरेंटल डीएनए होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। और नया जो डीएनए बनता है वो मुकम्मल तौर पर न्यू होता है, यानी कि पुराना हमेशा अपनी पुरानी फॉर्म में रहेगा और जो नया होगा वो अपनी नई कॉपी बनाएगा, मतलब वो नया इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल बनाएगा। और डिस्पर्सिव मॉडल क्या होता है, वो ये कहता है कि जो पेरेंटल डीएनए होता है वो ऐसे ना टूट जाता है, आपस में बिखर जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। और क्या होता है कि ईच न्यू स्ट्रैंड जो होता है डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का, ये मिक्स बन जाएगा, कहीं नया होगा कहीं पुराना होगा, मतलब कोई खास तरतीब नहीं होगी, इट विल बी मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए। तो इसको पहले एक दफा रीडिंग कर लेते हैं कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल इमीडिएटली सजेस्टेड दैट द बेसिस फॉर द कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कम्प्लीमेंटैरिटी। कि क्या इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बुनियाद कम्प्लीमेंटैरिटी है कि कैसे मुताबिकत, जैसे ना ए के आगे टी है और सी के आगे जी है, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि जो डीएनए का मॉडल है वो आपस में बेस पेयर्स का आपस में मुताबिकत होना, कम्प्लीमेंट करना, इनका आपस में मिलना बहुत जरूरी है। सो इफ वन वर टू अनजिप द मॉलिक्यूल, अगर एक हम मॉलिक्यूल को खोल रहे हैं, वन वुड नीड only to assemble the appropriate complementarily nucleotide on the exposed single strand to form two daughter complexes with the same sequences। कि अगर हमने डीएनए के मॉलिक्यूल को अनजिप किया, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया, अब क्या होना चाहिए कि जो एक्सपोज का मतलब है ना जो सामने अब नजर आ गए हैं एडनिन वन, मतलब पहले तो ये पेयर की फॉर्म में छुपे हुए हैं ना, जैसे ये देख लें, ये जैसे अभी तो ये बंद है पेयर की फॉर्म में, अगर आप यहाँ से इनको खोल दें तो अब ये एक्सपोज हो जाएगा, सी
यहाँ से नजर आएगा, ए बी से नजर आना शुरू हो जाएगा, टी यहाँ से नजर आएगा, जी यहाँ से नजर आएगा। तो क्या होगा कि बाद ओनली नीड टू असेंबल द अप्रोप्रिएट का मतलब कि ए के आगे हमेशा, चूंकि टी नहीं आना है तो टी जब आ जाएगा, टी लगा देंगे के आगे, तो इसकी बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी और जो ये सिंगल से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सी का अप्रोप्रिएट, यानी कि सी का अपना कौन सा मुनासिब तरीन न्यूक्लियोटाइड, इसका सी का आगे जी ही है, तो जैसे ही जी आएगा तो ये उसके साथ आके अटैच हो जाएगा। इस तरीके से टू फॉर्म टू डॉटर कम्प्लेक्सेस। तो देखें कि आपने फिर यहाँ से आपने एक पेरेंटल डीएनए से आपने दो डॉटर कम्प्लेक्स, दो डॉटर डीएनए के आपने स्ट्रैंड बना दिए। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। क्यों सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है? बिकॉज वाइल द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिनल डुप्लेक्स इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब ये होता है ना कि जो आपने उसको महफूज कर दिया, कि जो सीक्वेंस ऑफ ओरिजिनल यानी कि जो पेरेंटल डीएनए का अपना जो सीक्वेंस है, मतलब जो तरतीब है, देखे ना, एक वन साइड की तरतीब तो वही वाली है ना जो पेरेंट्स की थी, इसकी भी एक वन साइड की तरतीब वही है जो पेरेंट्स वाली थी। तो जो आगे आके लगने हैं बस सिर्फ वही आके न्यू होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक हाफ की डिवीजन के बाद पेरेंटल डीएनए की एक साइड वो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, एक दफा की डिवीजन के बाद पेरेंटल डीएनए की एक स्ट्रैंड कंजर्व रहता है। ठीक है। अच्छा, डुप्लेक्स इट सेल्फ इज, मतलब पूरे का पूरा डुप्लेक्स कंजर्व नहीं रहता। यही बात हम आगे जब पढ़ेंगे ना कंजर्वेटिव मॉडल में, तो वो कहते हैं कि पूरा डुप्लेक्स यानी कि पूरा डबल स्ट्रैंड डीएनए का वो पूरे का पूरा कंजर्व रहता है, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव में पूरे का पूरा डुप्लेक्स कंजर्व नहीं रहता। सही, ये बात क्लियर है या नहीं समझ आई? मैम आ गई है आ समझ। गई है। अच्छा, इंस्टेड ईच स्ट्रैंड ऑफ द डुप्लेक्स बिकम्स द पार्ट ऑफ अनदर डुप्लेक्स, यानी कि एक स्ट्रैंड का ये वाला, ठीक है, और दूसरे का ये वाला, जैसे आप मैंने आपको यहाँ पर ड्रा करके दिखाया कि अब इसका हाफ ये दूसरे अगले स्ट्रैंड का एक हाफ पार्ट बन गया, इस तरीके से ये वाला पार्ट अगले दूसरे डॉटर स्ट्रैंड का ये हाफ वाला पार्ट बन गया। ये बात समझ आ गई है ना कि ईच यस स्ट्रैंड, मैम। दोनों पेरेंटल के स्ट्रैंड में से हर एक स्ट्रैंड नए डॉटर डीएनए का एक हिस्सा बन जाता है। इंस्टेड ईच, अच्छा, इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, अब सेमी कंजर्वेटिव की बात हो रही है, द टू स्ट्रैंड ऑफ द डुप्लेक्स सेपरेट आउट, ईच एक्टिंग एज ए मॉडल आर द मोड। अब जब ये डॉटर वाले भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर तो इसको वो किया ना, जैसे आपको ये मैंने बना के दिखाए थे, इसके ये पॉइंट्स बना के दिखाए थे न्यूक्लियोटाइड्स के, लेकिन अब होता क्या है कि ये तो मतलब जुड़ जाते हैं ना सारे आपस में, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये भी पूरा एक डबल हेलिकल मॉडल बन जाएगा इस तरीके से। तो जब ये भी सेपरेट होगा, ठीक है, तो जब ये भी एक तरीके से दो पूरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो दोनों फिर सेपरेट होंगे, फिर उन दोनों के आगे अपने अपने न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कंजर्व, यानी कि उसका जो पेरेंटल का एक हाफ होता है वो कंजर्व रह जाता है, वाइल द सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैज बीन डिसरप्टेड, लेकिन उसका सेकेंडरी जो होता है ना वो न्यू बनना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अदर हाइपोथेसिस ऑफ द डीएनए एप्लीकेशंस वर आल्सो प्रपोज, यानी कि सेमी के साथ और भी दूसरे मॉडल हैं। दूसरा है जी कंजर्वेटिव मॉडल। इसमें क्या होता है, पेरेंटल डबल हेलिकल वुड रिमेन इंटैक्ट। ये कहता है कि डबल जो पेरेंटल था वो वैसे का वैसा ही इंटैक्ट रहता है, यानी कि इसको कुछ नहीं होता, वो अपने उसी फॉर्म में रहता है। एंड इट विल जनरेट डीएनए कॉपीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल। तो इससे जो कॉपीज बनेंगी डीएनए की वो मुकम्मल तौर पर न्यू मॉलिक्यूल होंगे। उनका पेरेंटल डीएनए की तरह का होना या ना होना वो उससे कोई लिंक्ड नहीं है, मतलब जो जैसा पुराना है वो वैसे रहेगा। नई कॉपीज इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल्स बनेंगी। ठीक। थर्ड टाइप है डिस्पर्सिव मॉडल। इट प्रिडिक्टेड, इसने क्या कहा कि पेरेंटल डीएनए वुड बिकम कंप्लीटली डिस्पर्स्ड, यानी कि डीएनए ऐसे बिखर जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और ईच स्ट्रैंड ऑफ द ऑल डॉटर मॉलिक्यूल, और इससे जो नए डॉटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे विल बी मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, मतलब वो कहीं पर ओल्ड होगा कहीं न्यू होगा, मतलब एक मिक्सचर सा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई है सबको? यस मैम। चलिए मैं आपको ना एक मिनट जी इंटरनेट से थोड़ी सी एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। जी,
जैसे ये मॉडल है, आप ये देख लें। जैसे कि ये एक पेरेंटल डीएनए है, हाँ जी, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखें। ये सेमी कंजर्वेटिव है, ये कंजर्वेटिव है और ये डिस्पर्सिव है, ठीक है। पेरेंटल इसे देख रहे हैं आप, ये पूरा एक रेड कलर में है। अब ये रेड वाले दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे और एक रेड के आगे भी ब्लू वाला लग गया, दूसरे रेड के आगे भी उसने अपने न्यूक्लियोटाइड्स लाए और वहां से सिंगल से ये डबल स्ट्रैंडेड बन गए, ठीक हो की बात। यानी कि अब इस न्यू डॉटर स्ट्रैंड में एक जो हाफ है वो सेमी कंजर्वेटिव में हाफ कंजर्व है। ये बात अब समझ आ रही है ना सबको? देखें, यस मैम। हाफ स्ट्रैंड वही पेरेंट वाला ही है, तो वो कंजर्व हो गया। अब इन्हीं की जब आप देखें, एक राउंड में जो है हाफ स्ट्रैंड जो है वो सेमी, ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है, सेमी का हाफ कंजर्व हो गया, हाफ सेव हो गया। अब यही जब डिवाइड करेंगे तो फिर एक ब्लू सेपरेट हो जाएगा और एक ये रेड सेपरेट हो जाएगा। तो रेड के आगे अगला नया उसका स्ट्रैंड बन जाएगा, ब्लू के आगे भी अगला नया स्ट्रैंड लग जाएगा। इन दोनों में भी अब क्या हो गया कि हाफ हाफ जो है वो पेरेंट वाला कंजर्व हो गया और हाफ जो है उसका आगे नया लग गया, ठीक। यानी कि डुप्लेक्स पूरा कंजर्व नहीं हुआ, डुप्लेक्स हाफ कंजर्व हुआ। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या हुआ, वो ये कहता है कि ये ऐसे का ऐसा ही कंप्लीट रहता है, न्यू कॉपीज बनती हैं, डीएनए की न्यू कॉपी देख ले, ऐसे ही है ना, नया बन गया, पूरा डीएनए इंटैक्ट रह गया और उसकी नई कॉपी बन गई। इसी तरीके से ये भी एक पूरा अलग सेव रह गया और पूरा डीएनए का डुप्लेक्स ये नई कॉपी बन गई। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या कहता है ये कि देखें, ये जो ईच न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए वुड बी मिक्सचर ऑफ द पेरेंटल, देखें यहाँ पे हाफ रेड, थोड़ा सा रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? फिर रेड, फिर ब्लू। इसी तरीके से इसमें भी फिर रेड, मतलब ना ये मिक्सचर है, इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ द डीएनए, पेरेंटल डीएनए डिस्पर्स हो जाता है एंड ऑल न्यू डॉटर डुप्लेक्स इज मिक्सचर ऑफ पेरेंटल एंड न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। जी बच्चों, समझ आ गई इस बात की? मॉडल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशंस, यस मैम। कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड ये जो थर्ड वाला है दिस इज डिस्पर्सिव, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये डिस्पर्सिव मॉडल है, ये आपको नाम नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया। चलिए इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे ये भी कल कहा था कि जो हम डेली पढ़ा करेंगे आपने वो याद करके लिखना होगा, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला, मैम ठीक है। आइंदा आज वाला लिखते हैं। जी आज वाला। और चलिए मैं आपको मैसेज सेंड करती हूँ आगे जो भी करना। अल्लाह हाफिज।